कोई देश परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हर देश में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम परफेक्ट कह सकते हैं। जापान के रोड्स के बारे में ठीक यही बात की जा सकती है। आज के वीडियो में हम ऐसी 5 चीज़ें देखेंगे जो कि जापान के रोड्स को स्पेशल बनाती हैं। आइए देखते हैं ये 5 चीज़ें। आज के वीडियो में हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, जापान के रोड क्या नहीं है। दूसरा, फुटपाथ। तीसरा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। चौथा, नॉर्मल सिटी रोड्स। और पांचवा, एक्सप्रेसवेज। आइए एक एक करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 1, जापान के रोड्स क्या नहीं है। जापान के रोड्स के बारे में 2 बातें बहुत क्लियरली कही जा सकती हैं। नंबर 1 कि जापान के रोड्स बहुत वाइड नहीं हैं जैसे आप यूएस में देखते हैं, या जापान के रोड्स सुपर स्पीड के लिए नहीं बने हैं जैसे आप जर्मनी के ऑटोबान में देखते हैं। जापान के रोड स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि ये फुल्ली फंक्शनल हैं और सेम रोड्स आप पूरी कंट्री में देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे ठीक तरीके से अपने सिटीजन्स को और अपने डेमोग्राफिक्स को समझ के प्लान किए गए हैं। ये जापान के रोड्स की खासियत है। दूसरा है फुटपाथ। जापान के ज़्यादातर लोग कम्यूट करते हैं ट्रेन से। ट्रेन स्टेशन तक पहुंचने के लिए या तो वो वॉक करते हैं या वो साइकिल करते हैं। इसी फुटपाथ का यूज़ करके बच्चे अपने स्कूल जाते हैं। किंडरगार्टन के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें इन बगीज़ में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। या आप यंग हैं या ओल्ड हैं, इस फुटपाथ का यूज़ या तो आप वॉक करते हैं या जॉग करते हैं। तो मेन रोड की बात करने से पहले हमने समझा कि फुटपाथ का कितना इम्पोर्टेंट रोल है पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट के लिए। वॉक करने की जगह और साइकिल चलाने की जगह मोस्टली अच्छे से मार्क की जाती है। फुटपाथ या तो पतले हो सकते हैं इस गली की तरह, या एकदम ब्रॉड हो सकते हैं इस फुटपाथ की तरह। फुटपाथ के जो एजेस हैं उस पर खासकर ध्यान दिया गया है। उसे बनाते वक्त ये सोचा गया है कि इस पर पैदल चलने वाले लोग होंगे, स्ट्रॉलर्स होंगे, साइकिलिस्ट होंगे या व्हील चेयर्स होंगी। उसके लिए इनकी एजेस बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई हैं। वॉकिंग लेन और साइकिलिस्ट लेन को बहुत अच्छी तरीके से मार्क किया गया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई फुटपाथ की विड्थ कम है तो वहाँ पर सिर्फ वॉक ओनली होता है और साइकिलिस्ट के लिए सेपरेट लेन होती है रोड पर। जिन्हें विजुअल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है उनके लिए इस तरह की येलो कलर की डेडिकेटेड लेन मार्क की जाती है फुटपाथ पर। ऐसे सिटीजन्स एक स्टिक यूज़ कर इस लेन को फॉलो करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। ये सब सुविधाएं रोड पर प्रोवाइड करने के बाद सेफ्टी नहीं भूली जाती। काफ़ी हैवी फेंसेस होते हैं फुटपाथ के बॉर्डर्स पर और पूरे प्रोसेस में नेचर को नहीं भुलाया गया है। सिटी के बीचों बीच में भी पेड़ों को हमेशा जगह दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग की, जिसका मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है और यहाँ के ड्राइवर्स इस लक्ष्मण रेखा को बिल्कुल पार नहीं करते अगर कोई पेडेस्ट्रियन उसे क्रॉस कर रहा हो तो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग हम तभी कह सकते हैं जब उस पर प्रॉपरली ज़ेब्रा स्ट्राइप्स हों। इसका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स के बिना ड्राइवर से हम एक्सपेक्ट करें कि वो लोग रूल फॉलो करें, थोड़ा इनप्रैक्टिकल है। काफ़ी सारे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर आप इस तरह के बटन को प्रेस करें तो सिग्नल को रेड से ग्रीन करके रोड को क्रॉस कर सकते हैं। कई नई जगह की क्रॉसिंग्स पर इस तरह के टच बटन वाले ऑन डिमांड सिस्टम्स भी हैं। इसके अलावा स्पीकर्स भी लगाए जाते हैं ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड हो उन्हें रोड क्रॉस करने में तकलीफ ना हो। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए थोड़ा सा लैग रखा जाता है पेडेस्ट्रियन सिग्नल्स और व्हीकल सिग्नल्स के बीच में। तो रोड क्रॉस करते वक्त कोई व्हीकल हमारे ऊपर आ जाएगा, ये स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होता और इसे हर एज के लोग, बड़े, बूढ़े, बच्चे, मदर्स, सब तरह के एज ग्रुप इसे यूज़ कर सके, इस तरह इसे प्लान किया गया है। अगला है सिटी रोड्स। जैसा आप इस रोड को देखेंगे आपको ये इमीडिएटली समझ में आएगा कि यहाँ पर मार्किंग्स बहुत ज़्यादा हैं। मार्किंग्स एक ऐसा तरीका है जिससे गवर्नमेंट रोज़ ड्राइवर्स से कम्युनिकेट करती है
और यहाँ के रोड्स को हम देखें तो ऐसा लगता है कि इसके मेंटेनेंस को सोचकर इस रोड्स को प्लान किया गया है और रेगुलर इंटरवल में इसे यहाँ पर रीपेंट करके मार्क्स को मेंटेन किया जाता है। एक और मेजर डिफरेंस आप ये महसूस करेंगे कि यहाँ पर कोई वेंडर्स नहीं हैं। ऑफ कोर्स ऐसे दूसरे स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर वेंडर्स हो सकते हैं और उनके लिए प्रॉपर बैठने की भी जगह होती है, लेकिन हर जगह नहीं होने के कारण इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो फिर से हम जब मार्किंग्स की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है रोड का, जो कि ड्राइवर्स को हमेशा याद दिलाता रहता है कि सही तरीका ड्राइविंग का क्या है। इसके कारण काफ़ी सारा नॉन कंप्लायंस और रूल्स का ब्रेक होना कम हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर लेन्स और एरोज मार्क्ड हैं तो किसे अगर राइट टर्न लेना है तो वो पहले ही राइट लेन में आ जाएगा और उस हिसाब से राइट टर्न लेगा। और ये मार्किंग्स अगर क्रॉसिंग के बीच में भी हैं तो राइट लेन ऑफ ओल्ड रोड से राइट लेन ऑफ न्यू रोड को वो बहुत ही सेफली क्रॉस करेगा। जिस क्रॉसिंग्स पर सिग्नल नहीं है उसे इस डायमंड मार्क से अलर्ट किया जाता है और साइक्लिस्ट को ठीक तरह से साइकिलिंग मार्क से बताया जाता है कि उन्हें कहां पर राइड करना सेफ रहेगा। और जो स्टॉप लाइंस हैं वो सेंट्रल एरिया से काफ़ी दूर होने के कारण रोड के क्रॉसिंग के एक्सपीरियंस को बहुत ही सेफ बना देती है। यहाँ पर हर स्क्वायर पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ उसी जगह पर होती है जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। रोड पर डिटेल मार्किंग्स होना और सिग्नल्स का ठीक काम करना, ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक पेनल्टी सिस्टम भी हर जगह नहीं है। बसेस जब नैरो लेन में टर्न करती हैं तो उसी के हिसाब से इन स्टॉप लाइंस को प्लान किया गया है ताकि बस को क्रॉस करते वक्त कोई भी तकलीफ ना हो और दूसरा ट्रैफिक भी जैम ना हो। रोड पे होने वाले रिपेयर्स मोस्टली नाइट को किए जाते हैं। जब ये रिपेयर्स किए जाते हैं उस वक्त ट्रैफिक कंट्रोल का पूरा ख्याल रखा गया है। ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर होती है। उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी होती है कि ट्रैफिक बिल्कुल ना रुके जब तक वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट के एंट्री पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों पर ही वर्कर्स होते हैं जिन्हें ट्रैफिक कंट्रोल करना होता है। तो पूरी जो रोड डिज़ाइन है वो सेफ्टी और एफिशिएंसी के बेस पर है। एक और चीज़ आप नोट करेंगे कि यहाँ के रोड्स बहुत साफ़ है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन आप जापान के रोड को वन ऑफ द क्लीनेस्ट इन द वर्ल्ड आराम से कह सकते हैं। ये इसीलिए ही पॉसिबल है क्योंकि लोग यहाँ पर रास्ते पर कचरा नहीं फेंकते हैं। कारों में डस्टबिन्स होते हैं या पॉलीथीन में वो लोग इस तरह से कैरी करते हैं और जैसे ही वो गैसोलीन स्टैंड और सर्विस एरिया पर जाते हैं तो उसे वहाँ फेंकते हैं। यहाँ का गार्बेज कलेक्शन सिस्टम भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। लास्ट पार्ट है एक्सप्रेसवेज। एक्सप्रेसवेज एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर सिर्फ फास्ट व्हीकल्स ही अलाउड हैं। एक्सप्रेसवेज को आप टोल गेट के थ्रू एंटर करते हैं और इसमें दो पेमेंट के तरीके हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ETC और एक कैश सिस्टम भी है। तो जो ETC सिस्टम है उसे थोड़ा सा सस्ता रखा गया है ताकि इसका एडॉप्शन रेट बहुत फास्ट हो। टोल गेट यूसेज बहुत ही स्मूथ है। इन एक्सप्रेसवेज की एंट्री और एग्जिट बहुत ही क्लियरली मार्क्ड होती है। रोड्स को बहुत ही विजुअली अपीलिंग तरीके से बनाया गया है। ऑफ कोर्स पीक सीजन में यहाँ भी ट्रैफिक जैम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइविंग इज़ वेरी कन्वीनियंट। दो व्हीकल्स के बीच में बराबर डिस्टेंस रहे उसके लिए यहाँ पर डिस्टेंस मार्कर्स होते हैं। रोड पर अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके लिए पहले से ही इंडिकेटर्स दिए जाते हैं ताकि उसके कारण कोई एक्सीडेंट्स ना हो। बीच में ब्रेक लेने के लिए जो एरियाज़ होते हैं उसे सर्विस एरिया कहा जाता है। सर्विस एरियाज़ यहाँ के बहुत ही वेल डिफाइंड हैं। स्टाफ ठीक से गाइड करता है आपको पार्किंग के लिए और इस पार्किंग्स में हर तरह के व्हीकल्स के लिए जगह होती है। हैंडीकैप लोगों के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए प्रायोरिटी पार्किंग होती है जो कि फैसिलिटी के एकदम पास होती है। जापान में जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी यहाँ पर होते हैं। सर्विस एरिया के जो टॉयलेट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड होते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक सेफ्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लोकल मैप्स, लोकल फूड और वहाँ की इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर सोवेनियर्स रखे जाते हैं ताकि जितने भी ट्रैवलर्स हों वो उसे एक यादगार की तरह वहाँ ख़रीदें, वापस जाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें।
तो विद दैट ये थे आज के 5 ओवरव्यू ऑफ जापान रोड्स, जो कि पहला था जापान रोड क्या नहीं है, दूसरा यहाँ के फुटपाथ कैसे होते हैं, तीसरा ज़ेब्रा क्रॉसिंग, चौथा सिटी रोड्स और पांचवा एक्सप्रेसवेज। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन 5 पार्ट्स में से आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या इसके अलावा भी कोई फीडबैक है तो ज़रूर आप बताइए। थैंक यू वेरी मच।